हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मेरा नया चैनल विश्व ज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अहम हैं और आगामी परीक्षाओं में ये देखने को आपको मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ज्ञान। हमारा पहला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यह विचार दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो सचिवालय भवन है उसे राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ों का प्रभाव सबसे पहले बंगाल पे ही रहा था, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स वगैरह हैं जिनके नाम आज भी अंग्रेज़ों द्वारा रखे गए हैं और उन्हें ही इस्तेमाल में लिया जा रहा है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ राज्य देश से कहने का अर्थ है अभिलेख। राज्य देश का कहने का अर्थ है अभिलेख। तो अभिलेख जो है वो अशोक ने बहुत लिखवाए हैं, जो कि 7 लघु अभिलेख है और 14 बृहद शिलालेख हैं, जिनमें से आप कुछ का नाम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि कालसी अभिलेख, रूमनदेही, मास्की और कलिंग। तो बात करते हैं इस सवाल के उत्तर की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मास्की अभिलेख। मास्की और गुर्जरा 2 ऐसे अभिलेख हैं जो कि अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है, और 2 अभिलेख है जो 2 अभिलेख है जिनमें अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है। तो मास्की जो है आपके कर्नाटक से और गुर्जरा मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। बात करते हैं रूमनदेही अभिलेख की, तो रूमनदेही अभिलेख नेपाल से प्राप्त हुआ है, जो कि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। उसके बाद बात करते हैं कलिंग अभिलेख की, तो कलिंग अभिलेख में अशोक ने कलिंग युद्ध की चर्चा बिल्कुल नहीं की। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध की चर्चा कलिंग अभिलेख में की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में 13वें बृहद शिलालेख में कर रखी है। तो अब बात करते हैं कालसी अभिलेख की, तो कालसी अभिलेख उत्तराखंड से प्राप्त हुआ है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो किस में उपस्थित है? तो यह उपस्थित है ऊन में। तो अल्फा किरेटिन जो है वह ऊन में पाया जाता है। एक और किरेटिन है जो कि बीटा किरेटिन के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो बीटा किरेटिन के नाम से जानते हैं। यह बीटा किरेटिन हमारे शरीर में बाल और नाखूनों में पाया जाता है। हमारे शरीर में बाल और नाखून में पाया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल में। सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल। परावर्तक दर्पण होते क्या हैं? तो वैसे दर्पण जो रोशनी को फैलाते हैं, है ना, रोशनी को फैलाते हैं, उन्हें परावर्तक दर्पण या परावर्तक लैंप कहते हैं। तो स्ट्रीट लाइट जो कि सड़कों पर लगी हुई होती है, उनमें रोशनी को फैलाने की ज़रूरत होती है, इसीलिए वहाँ उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, तो इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ बल्ब लगी है तो इससे जो रोशनी निकलेगी वो फैलेगी। लेकिन अगर बात कर ले टॉर्च की, गाड़ियों की हेडलाइट की और सर्च लाइट की, तो उनमें जो दर्पण लगा होता है वो होता है अवतल दर्पण, क्योंकि वो रोशनी को एक जगह केंद्रित करते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन दमन और दीव को अलग करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी जो अरब सागर में स्थित है, यह महाराष्ट्र और गुजरात को भी अलग करती है और साथ ही साथ दमन और दीव को भी अलग करती है। तो आप यहाँ मैप पर देख सकते हैं, ये है दीव और यह रहा दमन। इन दोनों के बीच का जो यह क्षेत्र है, यही क्षेत्र आपकी खंबात की खाड़ी कहलाती है और जो अलग करता है इन दोनों को। इसके नीचे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक और छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेगा, जो कि है दादर नागर हवेली।
आज दादर और नागर हवेली, दमन और दीव को मिला करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है, जिसकी राजधानी दमन है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख घटक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूजेनॉल। तो यूजेनॉल जो है वो लौंग तेल का प्रमुख घटक होता है। आपको और हमें पता है कि हम लौंग का इस्तेमाल मसाले और दवाई या मेडिसिन के रूप में करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल में। सुमेलित करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह नागभूम और बाराभूम से, नागभूम और बाराभूम से। कोल विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र से, कोल विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र से है। अगली बात करें तो कोया विद्रोह रामपा क्षेत्र, एक और रामपा विद्रोह भी था जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है। कोया विद्रोह रामपा क्षेत्र से भी संबंधित रहा है। उसके बाद आपका खोंड विद्रोह, खोंड विद्रोह का यहाँ उत्तर उड़ीसा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि खोंड विद्रोह का जो क्षेत्र रहा है वो तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल तक रहा है। तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल तक रहा है, वेस्ट बंगाल तक रहा है। लेकिन यहाँ मध्य का क्षेत्र उड़ीसा ले लिया गया है, जिसके कारण इसका उत्तर उड़ीसा ही देंगे। तो बात करते हैं चुआर विद्रोह की। तो चुआर विद्रोह 1769 में हुआ था। चुआर विद्रोह 1769 में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। बात करते हैं कोया विद्रोह की। तो कोया विद्रोह 1879 में हुआ था। 1879 में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी खोंड विद्रोह की। तो खोंड विद्रोह 1837 में हुआ था। खोंड विद्रोह 1837 में हुआ था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापानी। जापानी जो है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो अगर संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की कुल 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिनका मैं ट्रिक बता देता हूँ। ये ट्रिक है सरफेस। अब बात करें इसको अलग कर दीजिएगा। ये सरफेस है क्या? एस से स्पेनिश, आर से रशियन, एफ से फ्रेंच, ए से अरबी, सी से चाइनीज़ और ई से इंग्लिश। तो यह 6 आधिकारिक भाषा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की हैं। फिर से मैं बताते चलूँ। एस से स्पेनिश, आर से रशियन, एफ से फ्रेंच, ए से अरबी या अरबिक, सी से चाइनीज़ और जिसमें चीन में सबसे अधिक फेमस तो आपको पता ही है मैंडारिन है। उसके बाद ई से बच गया तो वो है अंग्रेजी यानी इंग्लिश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापानी। जापानी जो है इसकी आधिकारिक भाषा नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत में राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। भारत के जो राजदूत हैं, भारत के जो राजदूत हैं जो अन्य देशों में काम करते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन एकमात्र उपराष्ट्रपति है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। राजदूत भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके हाई कमिश्नर और एक होते हैं राजदूत यानी कि एम्बेसडर। तो हाई कमिश्नर वैसे देश है जहाँ पर कभी ब्रिटिशों ने शासन किया था, इसलिए वहाँ पर जो हमारे राजदूत होंगे उसे हाई कमीशन कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो आप डेट देख के इसका उत्तर का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा रॉलेट एक्ट। इसका सही उत्तर है रॉलेट एक्ट। तो जो रॉलेट एक्ट है इसे सर सिडनी रॉलेट ने लेकर के आया था। किसने? तो सिडनी रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट लेकर के आए थे। सर सिडनी रॉलेट ने इसे 1917 में सबके सामने प्रस्तुत किया था और 1919 में इसे
1919 में इसे लागू कर दिया गया था। इसमें इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा जाता है। महात्मा गांधी ने इसे काले कानून की दर्जा दे रखा था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन स्लीमैन। तो कैप्टन स्लीमैन ठगों के उन्मूलन में ठगों के दमन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। फोर्थ स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है? फोर्थ स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, संविधान के कुल 3 स्तंभ हैं, प्रमुख 3 स्तंभ हैं, जिसे कहते हैं विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। ये संविधान के 3 स्तंभ हैं, लेकिन संविधान का चौथा स्तंभ यानी फोर्थ स्टेट प्रेस यानी कि मीडिया को माना जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रेस यानी कि मीडिया। नेक्स्ट सवाल, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागसेन। इसका सही उत्तर है नागसेन। राजा मिलिंद और नागसेन के बीच यह जो संवाद है वो मिलिंद पन्हो नामक किताब में दर्ज है, जिसके लेखक खुद नागसेन है। हुआ कुछ इस प्रकार से कि राजा मिलिंद या मीनांडर, राजा मिलिंद को अन्य नाम मीनांडर के रूप से हम लोग जानते हैं। मीनांडर या मिलिंद जो है वो पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र से हार कर वापस अपने बैक्टीरिया क्षेत्र में जा रहे थे, जो कि आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। तो उन्हें रास्ते में नागसेन मिलते हैं। नागसेन ने इन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी और इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और बैक्टीरिया जा करके उस धर्म के बारे में सभी लोगों को बताया, जिसके कारण उसके बाद भारत में कई लोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए या बौद्ध धर्म की जानकारी लेने के लिए और बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए भारत आने शुरू कर दिए थे। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यह है, निम्न में से कौन सी घटना बंगाल के द्वितीय क्रांति के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है 1760 में ईस्वी में मीर कासिम का नवाब बनना, पलासी का युद्ध, 1757 में मीर जाफर का नवाब बनना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1760 में मीर कासिम का नवाब बनना। 1760 में मीर कासिम जो कि मीर जाफर का दामाद था, 1760 में मीर जाफर को हटा करके इसे बंगाल का नवाब बनाया जाता है। कुछ समय बाद इसने अंग्रेज़ों से विद्रोह कर दिया और बिहार के मुंगेर में कई सारे कारखाने खुलवाए, बंदूक के कारखाने खुलवाए। इसलिए आज भी मुंगेर जो है देसी कट्टों के लिए और बंदूकों के लिए जाना जाता है। और बंगाल की प्रथम क्रांति के रूप में हम पलासी के युद्ध को जानते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किसमें उल्लेखित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कठोपनिषद। इसका सही उत्तर है कठोपनिषद। हमने अपने बचपन में एक किताब में भी इस कहानी के बारे में जानकारी ली है कि यम और नचिकेता के बीच में, यम यानी कि यमराज के बीच में बहुत एक सुंदर सा संवाद है, जो कि बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है। तो वही पूछा जा रहा है यहाँ पर कि किस उपनिषद में यह दर्ज है। उसके बाद बात करते हैं हम मुंडको उपनिषद की। तो सत्यमेव जयते इसी मुंडको उपनिषद से लिया गया था। तो मुंडको उपनिषद से क्या लिया गया? आपका सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। भैंस के दूध में औसतन कितनी वसा की मात्रा होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.2। गाय की अपेक्षा भैंस के दूध में जो वसा की जो औसत मात्रा है वो अधिक पाई जाती है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल में। सुमेलित करना है। कुछ 1857 के विद्रोह को कुछ व्यक्तियों ने अपने मत दे करके, है ना, उसके बारे में कुछ न कुछ बात कही थी। उसी का सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह को पूर्णतया सिपाही विद्रोह किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर जॉन लॉरेंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा सर जॉन लॉरेंस। इसे राष्ट्रीय विद्रोह, ये बहुत बार पूछा गया है ना, अलग अलग करके इससे पूछा गया है कि भारत के 1857 के
विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह का दर्जा किसने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिजरेली। उसके बाद ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध का नारा या बात किसने कही? तो LR रीस ने कही थी। उसके बाद सामंतवादी प्रतिक्रिया, इसे मिस्टर के ने कही थी। एक चीज़ जो यहाँ पर छोड़ दिया गया है वो है 1857 की क्रांति को प्रथम क्रांति का दर्जा, है ना, प्रथम क्रांति का दर्जा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर इसका उत्तर हो जाएगा बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा दिया था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि वन लाइनर के तौर पर हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला है आपका, मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए बैलून में कौन सी गैस भरकर छोड़ी जाती है या छोड़ा जाता है? तो आपको पता होगा कि मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। तो मौसम की घटना की जानकारी के लिए कुछ उपकरणों को बलून के सहारे क्षोभ मंडल में स्थापित किया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि उसी बलून में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीलियम गैस। उसके बाद बात करते हैं दूसरे सवाल की। तो आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम शुरू की गई। तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से शुरू की गई। राजस्थान के नागौर जिले से शुरू की गई। लेकिन कभी कभी एक प्रश्नों में यह प्रश्न पूछ दिया जाता है कि आपके जो आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था जो है इसे सबसे पहले किन 2 राज्यों में लागू किया गया? तो जब भी अगर राज्य की बात करें तो जब भी बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, राजस्थान। आंध्र प्रदेश और राजस्थान। जब भी अगर बात करेगा 2 राज्यों की तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल में। किसे समुद्री स्लग भी कहा जाता है? स्लग का अर्थ होता है गंदगी। तो समुद्र की गंदगी इयोलिस को कहते हैं। समुद्र की गंदगी इयोलिस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सातवाहनों ने पहले किनके स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे कि नवीन निश्चल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नवीन निश्चल का संबंध फिल्म क्षेत्र से है। नवीन निश्चल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म क्षेत्र से संबंधित है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को प्यासे देश की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। किस खेल में रोल ऑन शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यह खेल है हॉकी। हॉकी में आपके रोल ऑन शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, संसार का माफ़ कीजिएगा, भारत सरकार ने भारतीय सामान्य बीमा निगम यानी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के नाम से एक सरकारी कंपनी की स्थापना की थी 1972 में। कब की थी? 1972 में की थी। तो GIC की स्थापना कब हुई? 1972 में। ये महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर जरूर ध्यान देंगे। जयपुर शहर की स्थापना वैज्ञानिक पद्धति पर किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने इसकी स्थापना वैज्ञानिक रूप से की थी। अब वैज्ञानिक ढंग से पद्धति से इस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक जंतर मंतर है जो कि आज भी सही ढंग से कार्यरत है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। साकेत के लेखक कौन है? तो साकेत के लेखक आपके मैथिली शरण गुप्त हैं। तो नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में अत्यंत कठोर वस्तुओं को काटने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? अगर बात करते हैं शीशे के बारे में, तो औद्योगिक तौर पर शीशे का जो कटिंग होता है, शीशे की जो कटाई होती है वो काले हीरे द्वारा की जाती है। लेकिन यहाँ पर किसी वस्तु के बारे में बात कर रहा है, तो वस्तु किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेज़र। तो लेज़र बीम से कई प्रकार के कठोर वस्तु को काटने में मदद मिलती है। आज लेज़र का प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में बहुत सारे प्रकार के ऑपरेशनों में किया जाता है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल में। पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं 24 अप्रैल 1993।
इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993। तो 24 अप्रैल को ही हम लोग क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। तो ये पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल। और ये कब से प्रभावी हुआ, तो 1993 24 अप्रैल को। बढ़ते हैं नेक्स्ट, कोरोसिल नामक प्लास्टिक किससे प्राप्त होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एसीटिलीन। कोरोसिल नामक प्लास्टिक जो है वो एसीटिलीन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट आते हैं, कलकत्ता की स्थापना 1690 में किसने की थी, तो कलकत्ता की स्थापना 1690 में जॉब चारनॉक ने की थी। जॉब चारनॉक ने 4 गांवों को भाड़े पर लेकर के इसकी किलेबंदी की और एक नाम दिया कलकत्ता शहर का। नेक्स्ट है यमा। यमा किसकी रचना है, तो यमा महादेवी वर्मा की रचना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल, गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किस नगर में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को से आपके दिमाग में एक और सवाल का जवाब आ रहा होगा कि सैन फ्रांसिस्को और किसके लिए फेमस है। तो आपको बताते चले कि सैन फ्रांसिस्को में ही लाला हरदयाल ने अपनी पार्टी गदर पार्टी का स्थापना कर रखा था। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर कि रेड रिबन कैंपेन भारत में किस बीमारी से संबंधित है। तो आपको रेड रिबन के बारे में बताते चले। रेड रिबन जो है वो भारत में एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया था। तो ये रेड रिबन कुछ इस प्रकार का होता है, ध्यान से देखिएगा। आपने कई खिलाड़ियों के खासकर क्रिकेटर खिलाड़ियों के शर्ट्स पर इस प्रकार के रिबन देखे होंगे, जो यह रिबन लाल रंग का होता है और यह रिबन एड्स के फैलाव को रोकने वाले, महामारी को रोकने वाले के तौर पर, कैंपेन के तौर पर लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय साधारण बीमा निगम ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया। तो आपको बता दें, अभी हमने पढ़ा कि भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना 1972 में हुई। कब हुई, 1972 में हुई। तो लेकिन पूछ रहा है कि इसने कार्य करना कब शुरू किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 1973। 1 जनवरी 1973। 1 जनवरी 1973 को इसने काम करना शुरू कर दिया था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है डचों की तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में किस वस्तु के व्यापार में रुचि नहीं रखी थी। तो आपको बताते चले कि ब्रिटिश जो थे वो भारत में चाय और सूती वस्त्र पे अधिक फोकस करते थे, लेकिन डच और पुर्तगाली भारत में अफीम की खेती पर ज़्यादा प्रभाव किया करते थे, जिस चक्कर में बिहार जो है अफीम के लिए बहुत ही फेमस हो गया था एक समय के लिए। और 1632 में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री पटना में अफीम के लिए ही लगाई थी। तो बिहार जो है पहले अफीम और बारूद के लिए, है ना, सोरा के लिए बहुत ही फेमस था। तो खैर अगले बढ़ते, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफीम। अगला सवाल है रामचरितमानस की रचना किसने की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास। उन्होंने इस रामायण रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में करी थी। तो आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया तो बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। ये मेरा पहला वीडियो है, तो आपसे विनती है कि आप मुझे सपोर्ट करें और हमारे चैनल विश्व विज्ञान को और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।